हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट लेक्चर। और आज हम लोग आयुर्वेद के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, दैट इज डिफरेंट स्टेप इन आयुर्वेदा मैनेजमेंट। आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा कि जब भी आयुर्वेदा को मैनेज करना हो, आयुर्वेदा को इन द सेंस कि किसी भी पेशेंट को जब ट्रीट करते हैं तो लास्ट में हमने देखा था कि क्या क्या चीजें हैं ट्रीटमेंट करने से पहले देखते हैं, और आज हम लोग देखने वाले हैं कि जब ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या क्या चीजें उसे देते हैं। तो चलिए उसी की बात करते हैं। कोई भी मरीज आपके पास आया तो सबसे पहले क्या चीजें हैं जो आपको देखनी होंगी और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना होगा, इन्हीं सब की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है कुछ अलग अलग स्टेप्स हैं, उसमें पहली है निदान परिवारजनम। निदान का मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कोई ना किसी चीज को हटाना है, निकालना है, दैट इज कॉल्ड निदान। तो यहां पर लिखा हुआ है टू अवॉइड द कॉजेटिव फैक्टर। आपके पास कोई मरीज आया, कोई पेशेंट आया, तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसा नहीं है कि पेट दर्द हो रहा, सिर दर्द हो रहा, गोली दे दी और भगा दिया। पहले उसे देखना है और फिर ये सोचना है कि इसे किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही होगी और उस चीज को बॉडी में ढूंढना है और फिर उस चीज को हटाना है। तो वही चीज है कि सबसे पहले निदान परिवारजनम, यानी कि टू अवॉइड द कॉजेटिव फैक्टर। किस वजह से पेट में दर्द हो रहा है, किस वजह से सिर दर्द हो रहा है, उस वजह को ही दूर कर दो तो अपने आप बीमारी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है दैट इज ट्रीटमेंट। अब अगर ट्रीटमेंट करना है तो ट्रीटमेंट भी दो तरीके से होता है, पहला एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। कोई भी डॉक्टर पेशेंट को दवा देता है तो दो ही टाइप की दवाएं होती हैं, या तो एक्सटर्नल या इंटरनल। अब एक्सटर्नल में जैसे ही आप सुनेंगे आपको चीजें समझ में आएंगी, बस सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहो। आयुर्वेदा कोई ऐसा बड़ा क्वांटम फिजिक्स नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बहुत ही इजी चीज है जो सिर्फ आप सुनते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। और जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं वो जरूर इन लेक्चर्स को देखें, क्योंकि वो अगर मेरे लेक्चर्स को ही देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो 5 नंबर में 3 नंबर या 4 नंबर का लिख के आ सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो है पासिंग मार्क्स इजीली आ जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करने को नहीं कहता, क्योंकि आयुर्वेदा इतना अलाउड नहीं करता है। अगर आप चीजों को समझ रहे हैं और देख रहे हैं तो आप आसानी से आयुर्वेदा को फॉलो कर सकते हैं। जो नॉर्मल रूटीन होता है वही आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट भी होते हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट की बात करें तो दो तरह से होता है। डॉक्टर या तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट करता है या इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ पेस्ट, ऑइंटमेंट और ऑयल्स। डॉक्टर आपको दवा देगा तो या तो कोई एक्सटर्नली ऐसी दवा होगी जो पेस्ट के फॉर्म में होगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पेस्ट एंड ऑइंटमेंट, क्या डिफरेंस है? तो मैं आपको नॉर्मल बताता हूं, डेली यूज से आप समझ जाओगे। पेस्ट का मतलब एक ऐसी दवा, जैसे आपने देखा होगा टूथपेस्ट। टूथपेस्ट को अगर हाथ में ले लो या टूथपेस्ट को उल्टा कर दो तो वो दवा जो है वो टपकती नहीं है, वो गिरती नहीं है। तो पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा, थिक नेचर होता है, स्टिफ नेचर होता है पेस्ट का। लेकिन वहीं ऑइंटमेंट की बात करो तो यूजुअली जो क्रीम वगैरह आप यूज करते हैं अपने फेस पे लगाने के लिए, वो क्रीम जो होती है दैट इज ऑइंटमेंट। ठीक है, तो एक तो पेस्ट के फॉर्म में होता है, कई बार ऐसा इन्फेक्शन हुआ हो, कुछ भी हुआ हो तो एक्सटर्नली ऊपर से स्किन के ऊपर हम लोग दवा लगा लेते हैं, वो पेस्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, वो ऑइंटमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है, वो ऑयल के फॉर्म में हो सकता है। कोई तेल वगैरह भी होता है, सिर पे मसाज करते हैं ऑयल, ये भी हमें कहीं ना कहीं सिर दर्द से आराम देता है। तो ये भी क्या है, एक तरह से आयुर्वेदा का ही प्रोसीजर है। ठीक है, तो एक्सटर्नली हमने देख लिया, या तो पेस्ट के फॉर्म में होगा या ऑइंटमेंट या ऑयल के रूप में। ऑइंटमेंट जो क्रीम होती है नॉर्मल वो होता है। अब इंटरनल, अब या तो कुछ ऐसी दवाएं देगा डॉक्टर जो इंटरनली लेनी होंगी, और इंटरनल में टेबलेट्स वगैरह। अब टेबलेट आप स्किन के ऊपर तो रखते नहीं हो, अंदर खाते हो, तो ये कैसा हो गया इंटरनल। पाउडर्स, कोई भी पाउडर वगैरह दिया है पानी में घोल के पीने के लिए, या नॉर्मली पाउडर फाक लेना, ऊपर से पानी पी लेना, इस तरह की दवाएं भी आयुर्वेदा में दी जाती हैं। लिक्विड, कोई लिक्विड भी होता है, या तो पानी में मिला लो, या सिरप वगैरह जो होता है वो भी क्या होता है, लिक्विड का एक फॉर्म होता है। तो ट्रीटमेंट इस तरह से हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एडवाइस। कभी भी आप किसी आयुर्वेदा डॉक्टर के पास या किसी भी डॉक्टर के पास जाओ तो वो ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको एडवाइस भी देगा। नेक्स्ट आयुर्वेदा का मैनेजमेंट कहता है कि सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं करना, सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर को नहीं हटाना, बल्कि ये भी समझाना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, डूज एंड डजंट।
ठीक है, तो वो क्या चीजें हैं कि कभी भी किसी भी पेशेंट को ट्रीट करें तो हमेशा उसे ये भी सलाह दें कि आपको डाइट में क्या चीजें लेनी है, क्या खानी है और क्या नहीं खानी है। उसके साथ साथ अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा रखना है। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है, 2-2 बजे सो करके नहीं उठना, रात में पूरी रात नहीं जगना, अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा रखना है और एक्सरसाइज करते रहना है। एक्सरसाइज आप कहीं भी जाएं, चाहे एलोपैथ में जाएं, आयुर्वेद में जाएं, कहीं भी जाएं, योगा एक्सरसाइज अपने आप में अलग ही चीज रखते हैं, अलग ही वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको आयुर्वेदा के मैनेजमेंट के अंतर्गत पेशेंट को सलाह देनी है। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत वेल नोन है आयुर्वेदा का। ये कह लीजिए जिसकी वजह से आयुर्वेदा टिका हुआ है वो यही चीज है, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला या वो चीज जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। डी का मतलब डिस्ट्रॉय, तो उन चीजों को डिस्ट्रॉय कर दो जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, अपने आप पेशेंट सही हो जाएगा। कैसे डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं? तो आयुर्वेदा में जो सबसे फेमस है डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, दैट इज पंचकर्मा। नाम से ही समझ में आ रहा है, पंचकर्मा मींस 5 कुछ कर्म होते हैं जिन्हें करने से हमारी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाती है। ठीक है, पंचकर्मा कुछ 5 ऐसे कर्म हैं, ठीक है, उसको अगर आप करेंगे पेशेंट के ऊपर तो वो डिटॉक्सिफाई यानी उसकी बॉडी हर जगह से सही हो जाएगी। जितनी भी टॉक्सिक चीजें हैं वो सारी आप बाहर निकाल देंगे तो बॉडी को बीमार करने वाली चीजें ही नहीं रहेंगी, तो बीमारी कहां से होगी। अब पंचकर्मा में क्या क्या आता है बच्चों को ये याद रखना चाहिए। वैसे तो ब्रॉड जो इसका सिलेबस है, ब्रॉड जो टॉपिक है वो आपका 4th ईयर का है ये सब्जेक्ट, तो अभी मैं आपको इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन बस सिर्फ यहां पर नाम याद रखिए ताकि ऐसा ना हो कि ये चीज आपको पता ना हो। बाकी 4th ईयर में आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे भी और करेंगे भी। सबसे पहला होता है वमन। पंचकर्मा का पहला जो कर्म होता है दैट इज वमन। अब ये क्या होता है, कैसे करते हैं, ये सारी चीजें डिटेल बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है विरेचन। जो बच्चे यूपी बोर्ड से वो हिंदी में देख लें, वैसे वो हिंदी में ही लिखा हुआ है। ठीक है, बस्ती। 3rd पंचकर्मा का जो है कर्म दैट इज बस्ती। 4th नश्य। 5th रक्त मोक्षण। तो ये 5 ऐसे कर्म हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नश्य और 5वां रक्त मोक्षण। ठीक है, तो ये ऐसे कर्म हैं जिनसे हमारी पूरी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाती है और जितनी भी बीमारियां हैं हमारे शरीर में वो दूर हो जाती हैं। और इस तरह से आयुर्वेद ट्रीटमेंट देता है अपने पेशेंट को, और ये बहुत ही फेमस है। हमारे उत्तर प्रदेश में, यूपी में, एमपी में, इधर के जो आसपास के एरिया हैं यहाँ पर आपको शायद पंचकर्मा ना दिखाई दे, लेकिन साउथ में, केरल साइड में इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बने हैं जहां आप अगर पंचकर्मा विभाग को देख लेंगे तो शायद आपको लगेगा कि आप हेवन में हैं, आप जन्नत में हैं। वहां लोग हजारों लाखों रुपए सिर्फ इसलिए खर्च कर रहे हैं क्योंकि वहां रुकने को मिल जाए, वहां का ट्रीटमेंट हमें मिल जाए। और पंचकर्मा की और आयुर्वेदा की वैसे तो खासियत है ही, लेकिन पंचकर्मा की एक स्पेशलिटी ये भी है कि ये जरूरी नहीं है कि आप बीमार हैं तभी पंचकर्मा कराएं। आप यूजुअली नॉर्मली भी जा सकते हैं कि पंचकर्मा कर दीजिए, ताकि अगर बॉडी में कोई विकार उत्पन्न हो रहे हैं या कोई चीज ऐसी है जो आगे डेवलप हो जाएगी एक डिजीज में, तो आप आज ही उसे क्योर करा सकते हैं, आज ही अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करा सकते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट जो आयुर्वेदा का मैनेजमेंट है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट आयुर्वेदा का मैनेजमेंट है रसायन चिकित्सा। नाम से ही समझ में आ रहा है, रस और आयंस। ठीक है, इससे क्या क्या चिकित्सा होती है। अब रस, रस का नाम जैसे ही आ रहा होगा तो आप कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे रस मीन्स तो जूसेस होता है। ठीक है, जूस होता है, डाइजेस्टिव जूस एंड ऑल। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप आयुर्वेदा में एंटर करते हैं तो रस का मीन्स हो जाता है पारद। अब पारद क्या होता है, पारद मीन्स होता है मरकरी।
जिसे Hg के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। रस का मतलब सीधा सा आयुर्वेदा में होता है पारद। पारद मीन्स मरकरी, या जिसे Hg के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। आपने मोस्टली देखा होगा जब भी बीपी चेक करते हैं mm ऑफ Hg, ठीक है। जब भी किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट मैक्सिमम देखा गया है, जैसे थर्मामीटर हो, वहां पर अगर आपने देखा हो तो एक पतली सी लाइन दिखाई देती है थर्मामीटर में। अब तो डिजिटल आ गए हैं, सीधा दिखा देता है कितना टेम्परेचर है, लेकिन पहले आपने देखा होगा कांच का डॉक्टर ऐसे ऐसे करते थे, यहाँ जीभ के नीचे साइड में लगा देते थे, या यहाँ साइड में बाजू में दाब दिया करते थे, और फिर ऐसे करके ऐसे देखते रहते थे। तो उसमें क्या देखते थे, वो जो लाइन है मरकरी की वो कितनी ऊपर तक जाती है, किस टेम्परेचर तक जाती है, वहां से पता लगाते थे कि आपका जो फीवर है वो कितना है। तो वो जो लाइन होती थी वो किसकी लाइन होती थी, मरकरी की लाइन होती थी। वहीं आप बीपी मशीन देखेंगे, जो ब्लड प्रेशर जिससे नापते हैं, पहले वाली मशीन, मैं आज की डिजिटल मॉनिटर की बात नहीं कर रहा, डिजिटली जो भी चीजें आ गई हैं उसकी बात नहीं कर रहा। पहले एक मशीन होता था, हाथ में बांध देते थे, ऐसे पंप करते थे, फिर उसके बाद जो है वो ऊपर जाता था मरकरी, तो उसमें भी क्या होता था, मरकरी होता था। तो मरकरी का कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज्यादा यूज किया गया है। तो अभी तक तो आपने इंस्ट्रूमेंट में देखा, लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो इसको ब्रॉड डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ छोटा सा फॉर्म बता दे रहा हूं कि जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सिर्फ आपका मरकरी हो या कुछ भी, लोहा हो, उसके बाद तांबा हो, सोना हो, चांदी हो, ये सारी चीज़ें जितने भी आप देखते हैं ना मेटल की, ये सारी चीज़ें ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। अब आप सोचेंगे ये ट्रीटमेंट में कैसे यूज कर सकते हैं, लोहे को कैसे यूज कर सकते हैं, तो क्या आपने आयरन की गोलियां नहीं खाई? अब वो आयरन कैसे कन्वर्ट किया जाता है गोलियों में, ये सारी चीज़ें आप सेकेंड ईयर में सीखेंगे। तो अभी उतना डिटेल में मत जाऊँ, अभी बस समझते हैं कि व्हाट इज रसायन चिकित्सा। तो रसायन का मतलब यही चीजें हैं कि जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मेटल की हो या मिनरल्स हो या हर्ब्स हो, वनस्पति हो, सेकेंड ईयर में आप ये भी पढ़ेंगे। प्लांट्स को कैसे यूज करते हैं किसी को सही करने के लिए, कौन सा प्लांट किस चीज में यूज आता है। मोस्टली कॉमनली आपने सुना होगा नीम की पत्तियां चबाने से हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती है वो सही हो जाती हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी होती है, नॉट ओनली द नीम की पत्ती, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। कुल मिला के 200-250 प्लांट्स आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने हैं और उनके बारे में जानना है कि किससे क्या सही होता है। आप च्यवनप्राश का डिब्बा उठा करके देखिए, या विक्स की जो विक्स वेपोरब आता है उसमें देखिए, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लांट्स के बारे में लिखा होगा और उनसे ही वो चीज़ें बन रही हैं, और वही कहीं ना कहीं हमारे चिकित्सा के रूप में हमारी बॉडी को ठीक किया जा रहा है उनके द्वारा। तो वही होती है रसायन चिकित्सा। तो पढ़ लेते हैं क्या लैंग्वेज लिखी हुई है। नॉर्मली तो हमने समझ लिया, दिस इज स्पेशलिटी ऑफ आयुर्वेदा। अब एक लाइन यहां पर कही गई है कि दिस इज स्पेशलिटी ऑफ आयुर्वेदा। आपको एलोपैथ में या आपको यूनानी में कहीं भी ये रसायन चिकित्सा नहीं देखने को मिलेगी, ये सिर्फ आयुर्वेदा में ही देखेगी कि प्लांट्स, हर्ब्स, इन सबसे कैसे दवाई बनाई जा रही है, मिनरल से कैसे दवाई बनाई जा रही है, आपके मेटल से कैसे दवाइयां बनाई जा रही थी, ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेगी, आयुर्वेदा में। अगर रसायन की बात करें तो वेरियस हर्ब्स, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं, सिर्फ नीम का नहीं बल्कि चाहे बरगद का हो, पीपल का हो, किसी का भी प्लांट हो, जो भी आंवले का हो, नींबू का हो, अदरक का हो, कोई भी प्लांट जो आपके दिमाग में आता है वो सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी चिकित्सा के लिए यूज किए जाते हैं। तो वेरियस हर्ब्स, मिनरल्स, आपने जितने भी मिनरल्स के नाम सुने हैं या जो भी जमीन से खोद करके निकाले जाते हैं, दैट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा, वो भी आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स का भी कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में यूज होता है। मेटल ऑक्साइड, आप में से बहुत सारे बच्चे जो देख रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने हाथ में अंगूठियां पहन रखी होगी, गर्ल्स ने सोना पहन रखा होगा। तो कहीं ना कहीं ये मेटल जो है ना, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, कांस हो गया, कुछ भी हो, ये सारे चीजें कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को ही ट्रीटमेंट पहुंचा रहे हैं। अब कुछ लोग होते होंगे ये तो सर मैंने ग्रह नक्षत्र के लिए पहन रखी है, तो ग्रह नक्षत्र के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आयुर्वेदा में कि ग्रहों के थ्रू कौन सा चीज आपको पहनना चाहिए जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो सही रहती है। बोला जाता था कि पहले जो राजा महाराजा होते थे वो बहुत ज्यादा सोना कैरी करते थे, बहुत ज्यादा सोने के आभूषण वगैरह पहना करते थे, दूध से नहाया करते थे। तो क्यों? क्योंकि इन सब चीजों से जो एक प्रॉपर्टी है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वो हमारी बॉडी को मिलती थी। और कौन सी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है? तो नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो सही रहता था, और इम्यून सिस्टम सही रहेगा तो कोई भी नॉर्मल यूजुअली हमें बीमारी आसानी से तो नहीं होगी। ठीक है, जो भी होता है ना, मौसम बदलने के साथ बीमार हो गए
छींक, जुकाम, बुखार, ठंड आई तो जुकाम होने लग गया, गर्मी आई तो फिर अजीब सा फील होने लगा, तो ये सारी जो बीमारी है जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ योर बॉडी। ठीक है, तो ये सारी चीजें उससे सही रहती हैं। तो एज वेल एज प्रोसीजर आर यूज्ड फॉर अचीविंग इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट। ये सारी चीजें क्यों यूज की जाती हैं? हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बना रहे, एंड टू अवॉइड री एमिशन, करेक्टिंग एंड इंक्रीजिंग द इम्यून पावरफुल ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की जो इम्यून पावर है वो बढ़ी रहे, वो अच्छी रहे, इसलिए ये सारी चीजें यूज की जाती हैं, और यही रसायन चिकित्सा का मेन उद्देश्य है। ये रसायन चिकित्सा इसीलिए हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ठीक रहे। इम्यूनिटी ठीक रहेगी तो ऑब्वियसली बात है आपको नॉर्मली बीमारियां नहीं होंगी। तो आज का लेक्चर तो यहीं खत्म होता है, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर तो यहीं समाप्त हो गया, लेकिन एक छोटी सी चीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अब बात इम्यून सिस्टम की आई है तो मैं इम्यून सिस्टम के बारे में बात भी कर लेता हूं। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए आपने सबसे ज्यादा अगर चिंता करी होगी तो शायद आज से 1-1.5 साल 2 साल पहले करी होगी। याद आया वो मंजर, कितना भयानक मंजर था, कोरोना काल। सब लोग अपनी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने की सोच रहे थे, काढ़ा पी रहे थे, च्यवनप्राश खा रहे थे, इम्यूनिटी बूस्टर ले रहे थे, है ना। उसके बाद वैक्सीन्स भी लगवाई गई, तो वैक्सीन तो चलो अलग चीज़ हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं लोग बाहर की चीज़ें अवॉइड कर रहे, बाहर जाना तो अलाउड ही नहीं था, अवॉइड क्या ही कर रहे थे, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे थे ऐसी चीज़ खाई जाए जिससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ी रहे और उन्हें कोरोना ना हो। तो मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि आयुर्वेद अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने आयुर्वेदाचार्यों के बारे में नाम सुना होगा, ऋषि मुनि, महात्मा, आचार्य, ये सारी चीजों के बारे में नाम सुना होगा। ऐसे लोगों के बारे में आपको जानना चाहिए। मेरा मानना है कि ऐसे लोगों के बारे में जानना चाहिए। आपने आयुर्वेदा में एक टर्म पढ़ा होगा, ओज। नहीं पढ़ा है तो आगे आप पढ़ेंगे, और अगर पढ़ा है तो ओज का मतलब आपको पता होगा। मॉडर्न में अगर मैं कोरिलेट करूं तो ओज का मतलब होता है इम्यूनिटी। अब ओज आया कहाँ से हमारे शरीर में? हमारे शरीर में ओज वहीं से आता है जहां से दूध से घी निकल कर आता है। जैसे एक एक ड्रॉप जो मिल्क की होती है वो कैरी करती है किसको? घी को। देखने में नहीं पता चलता कि दूध से घी बना है, लेकिन घी आता कहाँ से? दूध से ही। ऐसे ही जो ओज है वो हमारी बॉडी में कहाँ से बनता है? शुक्र से बनता है। आचार्य सारंगधर ने शुक्र की जो उपधातु है उसे ओज बताया है, और ओज का मॉडर्न में मतलब होता है इम्यूनिटी। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप शुक्र धातु को अपने शरीर में बचा करके रखते हैं ना, तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो बेटर रहेगी। और ये चीज़ सीख सकते हैं हम अपने आचार्य से, ऋषि मुनियों से, क्योंकि जितने भी आचार्य हैं या ऋषि मुनि आप देखिए वो तपस्या करते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं। पहाड़ों पर कितनी ठंड होती है, कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, वो सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, 3:40 पे उठते हैं, 3:30 बजे उठ जाते हैं। आपने एक बहुत फेमस वो देखा होगा, भजन मार्ग करके यूट्यूब चैनल है जहाँ पर वो आते हैं, मुझे नाम नहीं उनका याद आ रहा है। वो देखिए सुबह 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे उठ करके वॉकिंग पे निकल जाते हैं। तो क्या है उनमें ऐसा? क्यों उनको बीमारियां नहीं होती? क्यों सोचते हैं कि मैं ठीक से सो नहीं पाया, मैं बीमार हो जाऊंगा, सुबह ज़्यादा उठूंगा मुझे ठंड लग जाएगी, सुबह नहाऊंगा मुझे बुखार आ जाएगा? तो ऐसा क्या चीज़ है जो उनमें नहीं होती? क्या होता है हमारे आचार्यों में, ऋषि मुनियों में, जो नॉर्मल हमें नहीं होता? तो वो होता है शुक्र धातु। हम लोग शुक्र का क्षय कर देते हैं, जिसे नॉर्मल यूजुअली बोलते हैं मैस्टरबेशन। तो हम लोग अपने सीमेन को रिटेन नहीं कर पाते, मैस्टरबेट कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कहीं ना कहीं वीक हो जाती है, और छोटी छोटी चीज़ों से हम बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही मौसम बदला, हमें तुरंत तबीयत बदलने लगती है। अभी मौसम ऐसा चल रहा है, कभी बारिश हो जाती है, ठंडक हो जाती है, उसके बाद 1-2 दिन बारिश नहीं हुई तो भयंकर गर्मी हो जाती है, और फिर बारिश हुई, फिर वही, फिर ठंडक बढ़ गई, और ऐसे बदलते मौसम के साथ हम भी बदल जाते हैं। आज स्वस्थ है, कल क्या पता बीमार हो जाए। तो ये किस वजह से होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी ऑफ अ बॉडी। और बॉडी की इम्यूनिटी कम होने का रीज़न है मैस्टरबेशन, यानी कि आप अपने सीमेन को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है, और यही वजह है कि जितने भी ऋषि मुनि हैं या तपस्वी हैं, ये कभी भी मैस्टरबेट नहीं करते, और इसीलिए इनकी इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत हाई होती है। कुछ ऐसे भी आचार्य हैं, आप में हमने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा कि हमारे परिवार में ये बीमार हो गया, हमारे खुद के घर में ही इसको कोरोना हो गया, मोहल्ले में हो गया। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी सुना होगा कि वो रहे ही नहीं कोरोना की वजह से। तो क्यों? जस्ट बिकॉज
कि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसे भी आचार्य हैं, ऐसे भी ऋषि मुनि हैं जिन्होंने कोरोना काल में कुछ भी नहीं किया, मतलब कोई वैक्सीनेशन नहीं कराई। वैसे तो वैक्सीनेशन ज़बरदस्ती करवाई गई है। मुझे भी ट्रेन में एक महाराज जी मिले थे, उन्होंने बताया कि ट्रेन में चलना है तो टिकट खरीदने के लिए भी वैक्सीनेशन का कार्ड दिखाना पड़ेगा। ऐसा जब बोला तब हमने वैक्सीन लगवाई, उसके अलावा हमें कभी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कुछ नहीं पहनते, बस सिर्फ एक धोती पहनते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो कैसे वो अपने आप को इतना मेंटेन कर पा रहे हैं? और ऐसा नहीं कि गर्मी है इसलिए, वो ठंड में भी ऐसे ही रहेंगे, वो बरसात में बारिश में भी ऐसे ही रहेंगे। तो कुछ तो है उनकी बॉडी में जिसकी वजह से ना उन्हें ठंड लग रही है, ना ज़्यादा गर्मी लग रही है, ना बारिश में उन्हें वायरल हो रहा है। तो यही चीज़ है, क्या है, अपने सीमेन को रिटेन करके रखा हुआ है। जैसे जैसे आयुर्वेदा को फॉलो करेंगे, जैसे जैसे आयुर्वेदा को और ज़्यादा डीपली आप समझेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद नीचे दिख रहा होगा। रस, रक्त, मांस, मेद, फिर यहाँ आ जाते हैं अस्थि, मज्जा और शुक्र। रस, जो भी हमने खाया पिया, जो भी हम दिन में डाइट लेते हैं, उसकी वजह से रक्त का निर्माण होता है, हमारे शरीर में ब्लड बनता है। ब्लड बनता है, हमारी बॉडी में मांस अच्छा रहता है। कहते हैं ना कि चुकंदर खाया करो, तो उससे क्या बढ़ेगा, शरीर में खून बढ़ेगा, और खून बढ़ेगा तो हमारा मांस मसल्स वो थोड़ी अच्छी दिखाई देंगी। और उसके बाद मांस के साथ फिर उससे मेद बनता है, मेद से फिर अस्थियां बनती हैं, हमारी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। फिर उसके बाद अस्थियों से मज्जा, और मज्जा से फिर शुक्र का निर्माण होता है। और शुक्र हमारी लास्ट स्टेज होती है हमारे खाने से लेकर के, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट में बनता है, इसीलिए इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया है। और इसी की जो उपधातु है, या कहीं पर कुछ आचार्यों ने इसे मल भी कहा है, ठीक है, या आप इसे मल भी कह सकते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, वो होता है ओज, ठीक है, या इम्यूनिटी। मॉडर्न में अगर बात करूं तो मॉडर्न में इसे इम्यूनिटी बोला गया है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप शुक्र को रिटेन करके रखते हैं तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो ओज है, वो बढ़ जाएगा। और इसकी वजह से क्या है, नॉर्मली कभी भी आपको वायरल नहीं होगा, और छोटी मोटी जो बीमारियां हैं वो आपको कभी नहीं होंगी, और हमेशा आप हेल्दी रह सकते हैं। और उसके साथ साथ आपका जो ग्लो होता है वो भी बढ़ जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी उम्र का भी दोष है, कितना भी समझा लो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ों को कम ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि जब चीज़ों की नॉलेज होती है तो सतर्कता भी आ जाती है कि नहीं, अब ये चीज़ हमें पता नहीं था, ठीक है, लेकिन अब पता चल गया, अब से ऐसा नहीं करेंगे। तो इसी के साथ आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आई, आप नीचे डाउट है अगर कोई चीज़, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। सो टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।